चलिए सभी को नमस्कार। चलिए तो आज का पहला सवाल। अगर एक नाव 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्रवाह के विपरीत जाती है और 28 किलोमीटर पर आवर की गति से उसी दूरी तक वापस आती है तो कुल यात्रा की औसत गति क्या होगा? तब तो मेरे दोस्त ये सिंपल सा मामला हो गया ना। ये वाली मामला क्या क्या मामला मेरे दोस्त? एक डिस्टेंस है जिसे आप 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं और वापस मेरे दोस्त 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं। ठीक है। इस यात्रा में जो आपकी एवरेज स्पीड है, एकदम ध्यान से देखना, एक्स की स्पीड से जाना, वाई की स्पीड से आना, तो इस स्थिति में एवरेज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आप पढ़े होंगे 2xy और बटे x प्लस वाई। तो ये लीजिए 2x का मान 21 और y का मान 28 और बटे x प्लस वाई, तो 21 और 28 हो जाएगा 49। यहां से अब थोड़ा देखते हैं। 7 चौको 28, 7 सते 49, 7 से मेरे दोस्त ये 3 बार में जाएगा। फाइनल आपको ये 4 तिया 12 दूनी 24, तो 24 किलोमीटर पर आवर यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा 24। ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसको देखिए। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का पहला भाग 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा भाग 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। ठीक है। और 40 घंटे में 3840 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। उसकी यात्रा का पहला भाग कितना समय में पूरा हो रहा है? जानते हो दोस्त, कुछ दूरी है, उसको दो हिस्से में ये ट्रेवल कर रहा है। कहता है पहले हिस्से को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरे हिस्से को क्या 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है। देखिए, दूरी का कुछ भाग 80 की स्पीड से, कुछ भाग 120 की स्पीड से, और पूरा डिस्टेंस अगर देखा जाए तो मेरे दोस्त 3840 किलोमीटर की दूरी वो कितने देर में जा रहा है? 40 घंटे में जा रहा है। इसका मतलब उसकी स्पीड क्या काम कर रहा है? 4 नमे 36, 4 छके 24, इतना किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है? कुछ दूरी 80 की स्पीड से, कुछ दूरी 120 की स्पीड से, लेकिन पूरा दूरी जब वो ट्रेवल किया तो उसको पता चला कि मेरी जो एवरेज स्पीड है वो 96 किलोमीटर पर आवर काम कर रही है। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अब आपको क्या करना है? वेरी सिंपल, आप थोड़ा यहां ध्यान दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस आप यहां लिखिए और इन दोनों का डिफरेंस मेरे दोस्त आप यहां लिखिए। अब आराम से इसका रेशियो लीजिए। क्या एलिगेशन यही है ना? 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। ठीक है भाई। जब एलिगेशन में स्पीड को लेकर चलेंगे तो स्पीड बराबर दूरी बटा समय होता है। जिसको भी एलिगेशन में चलेंगे लेकर, उसकी बनावट में जो नीचे नजर आएगा ये उसी का रेशियो होगा। ये 3 समय है 80 की स्पीड का, ये 2 समय है 120 की स्पीड का। अगर दोनों समय को ऐड करते हैं तो 3 और 2 टोटल समय आपको 5 रेशियो नजर आ रहा होगा। जो आपका टोटल समय कितना लगा है रियल में, तो ये आप देख रहे हैं कि 40 घंटा। ठीक है। तो यहां से एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 5 घंटा हो जाएगा। अब एक रेशियो का मान अगर 5 घंटा, हमें कहा है कि पहला भाग पर कितना समय लगेगा, तो पहला भाग पर समय लग रहा है 3 रेशियो। एक का मान अगर 8 घंटा हो जाएगा। एक का मान अगर यहाँ 8 घंटा है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 24 घंटा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना है? 24 घंटा। ठीक है भाई। 24 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अंशु कुमारी कह रही हैं 65 मार्क्स आता है। देखो, बी आलम बिल्कुल होगा। बुक का डिस्कशन सैटरडे और संडे 2 दिन में रखेंगे और मंडे टू फ्राइडे इसका डिस्कशन रखेंगे। ठीक है। वो ज़्यादा आपके लिए होगा क्योंकि बहुत सारे भाई लोग ये कह रहे हैं कि सर काफ़ी लोड हो जा रहा है, डेली हम रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो सबको मद्देनज़र रखते हुए हम मेरे दोस्त ये सब सम्मति से ये डिसीजन लिया गया कि इसको सैटरडे संडे बुक को रखा जाएगा और मंडे टू फ्राइडे ये वाली आपकी क्लास होती रहेगी। ठीक है ना। चलिए तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हटा दें, देखेंगे आगे जैसा समय होगा।
अभी आप लोग की भी इंटरेस्ट थोड़ा सा कम रहा था, है ना। आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आपकी सेवा के लिए दिन भर हम हैं, ठीक है। चलो, ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 35,000 रुपये में काम पूरा करने का ठेका मिला है। तो बताइए ठेके की राशि में बी का हिस्सा क्या होगा। जानते हो दोस्त, ए अगर किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं और बी उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ए 15 दिन में और बी 10 दिन में, तो आखिर वो काम है कितना। तो 15 और 10 का जो एलसीएम होगा ये मेरे दोस्त हो जाएगा हमारा 30। अब आप ही बताइए, 15 दिन में 30 काम एक दिन में 2, 10 दिन में 30 काम एक दिन में 3, यानी आप इफिशियंसी अगर देखते हैं ए और बी का तो ये क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। और जानते हैं जब एक साथ काम स्टार्ट करके एक ही साथ फिनिश करते हैं तो इस स्थिति में जो इफिशियंसी का रेशियो होता है वही मेरे दोस्त उसके जो इफिशियंसी का रेशियो है वही उसके वेजेस का रेशियो होता है, यानी कि मजदूरी का रेशियो होता है, ठीक है। तो बताइए ना आप, ए को मिलेगा 2, बी को मिलेगा 3, कुल मिला के 5। और यही चीज मेरे दोस्त आप देख रहे हैं कितना दिया हुआ है, 35,000 दिया हुआ है। एक रेशियो का मान हो जाएगा 7,000। जब एक का मान 7,000 तो दो का मान हो जाएगा 14,000 और मेरे दोस्त 3 का मान हो जाएगा 21,000। तो इस प्रकार बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेट मेरे पीछे क्यों चल रहे हैं, जिस दिन टेस्ट होता है उसी दिन नियमित कराइए। देखिए अब एक टेस्ट तो पीछे रहेगा ही रहेगा, इतना तो आप श्योर रहिए। कारण है उसका क्योंकि डिस्कशन सुबह शाम दोनों टाइम होता है, ठीक है ना। अब ये देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, वह 16 गुना कितने वर्षों में हो पाएगी। साधारण ब्याज का मामला है मेरे दोस्त। तो साधारण ब्याज का मामला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मामला है नहीं कि आप डायरेक्ट वो वाले सिस्टम लेके आइएगा, ठीक है। तो पहले आप ये देखिए 8 वर्ष में 5 गुना, ठीक है भाई। 5 गुना का मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक अमाउंट अगर हमारा 5 है तो मेरे मित्र ये हमारा 5 गुना हो गया, है ना। 5 गुना का मतलब प्रिंसिपल 1 अमाउंट कितना, 5। अब हमें क्या करना है, 16 गुना करना है। तो देखो प्रिंसिपल 1 है, अगर हम 16 गुना करेंगे तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा मेरे मित्र, ये हमारा 16 हो जाएगा। अब आप ये बताओ भाई, क्या 5 गुने होने में कितने साल लग गए, 8 साल लग गए। तो बताइए 16 गुना होने में कितने साल लग जाएंगे। वेरी सिंपल, आप बताइए ना, 1 से 5 होने का मतलब क्या है, इंटरेस्ट कितना। तो आप कह सकते हैं कि 1 से 5 का मतलब है इंटरेस्ट 4। इंटरेस्ट 4 बनने में कितने साल लग गए, तो मेरे दोस्त 8 साल लग गए। अब 1 से 16 होना यानी कि इंटरेस्ट कितना, 15। तो बताइए इंटरेस्ट 15 होने में कितने साल लग जाएंगे। तो भाई अब यहां से आप देख लो, 4 ब्याज बनने में अगर 8 साल लग गया है तो एक ब्याज बनने में 2 साल, तो 15 ब्याज बनने में कितने साल लग जाएंगे, 30 साल लग जाएंगे। यानी आप बड़े आराम से इसे कैलकुलेट कर पाएंगे और 30 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप में से बहुत बार बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग बना रहे हैं। अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त, एकदम ऐसे ही प्यारा सा लाइक का बटन प्रेस करते हुए और क्लास को आप देखते रहिए, देखिए कितना मजा आता है। इसको देखिए, ये क्या है, कहता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर x% की छूट देने के बाद दुकानदार को 10% की हानि होती है, x का मान क्या होगा। आप एक काम कीजिए, सीपी को मेरे दोस्त 100 मान लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो एमआरपी है वो क्या होगा, 100 से 20% बढ़ेगा तो एमआरपी हो जाएगा 120। तो ये मेरा मेरे दोस्त सीपी है और ये हमारा एमआरपी है, ठीक है भाई। अब और क्या कह रहा है उसको देखो, तो ये 20% बढ़ा के एमआरपी बनाया है, ठीक है। और हमें कहता है कि इस पर इतना डिस्काउंट देकर मेरे दोस्त बेचा गया कि जो हमारी बिक्री मूल्य है वो क्या होगा। तो बिक्री मूल्य हमारे सीपी से क्या मेरे दोस्त हमें 10% का नुकसान हुआ है। 10% नुकसान का मतलब समझते हैं, सीपी से 10% कम में बेचना। तो 100 सीपी है, 10% का नुकसान होगा, इसका मतलब हम बेच रहे हैं 90 में। तो आप ही बोलिए दोस्त मेरे, क्या
120 एमआरपी की चीज अगर आप 90 में बेचिएगा तो आपका डिस्काउंट कितने का है? डिस्काउंट आपका 30 का है। किस पर? 120 पर, और इंटू 100। यहां से आप देख लीजिए 25% आपको नजर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 25% हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहुत लोग 25% लेके आ रहे हैं, बहुत लोग कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए यहां पर 25% आपको नजर आएगा। ई नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत सारे भाई ई नंबर लेके आ रहे होंगे, उम्मीद तो यही है। ठीक है, 28% किसका आंसर बोल रहा है भाई? कहाँ से तुझे 28 नजर आ रहा है मेरे दोस्त? है 28% कहाँ से लेके आ गया? लागत मूल्य से 20% ज्यादा है। X% की हानि, X% के डिस्काउंट पर बेचा, 10% का लॉस हो गया, तो 90 में। ठीक है, कह रहा है एक्स का मान क्या होगा? 30 की छूट 120 से इंटू 100, 25% होगा। कैसे बना रहे हो भाई? है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दो। अर्जुन बैच नहीं होगा क्या आप सर? बिल्कुल अर्जुन बैच हो रहा है, डेली हो रहा है। आज भी अर्जुन बैच हुआ है। बस एक दिन मुझे जरूरी काम था जिसकी वजह से नहीं हुआ था, इतना क्या लोड लेना। आओ देखो, सुधा अपनी इनकम का 15% बचाती है और उसका व्यय 20% बढ़ता है। बचत में 60% की वृद्धि होती है। तो बताइए जरा सा, इनकम कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगी? एक काम कीजिए, आप सबको पता होना चाहिए कि इनकम में से अगर हम सेविंग्स को हटा दें तो क्या मेरा हो जाएगा? तो मित्र मेरे, मेरा 100 हो जाएगा खर्च। तो आप यहां देखिए, इनकम को अगर हम 100 मानते हैं, 15% बचाएगा तो 15 बचाएगा, इसका मतलब खर्च कितना होगा? 85। ठीक है, अब हमें कहा गया कि खर्च में 20% की वृद्धि कर लीजिए। अगर आप 20% की वृद्धि करेंगे, 20% का मतलब 1/5, 17, 85 का 1/5 हो जाएगा 17। अगर आप 17 बढ़ाएंगे तो हमारा खर्च हो जाएगा 102। फिर क्या बोल रहा है? बचत में भी 60% की वृद्धि कीजिए। अब 60% की वृद्धि करेंगे, 15 का 60% 9 होगा, 9 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 24। अब आप बताइए दोस्त मेरे कि मेरा इनकम क्या होगा? तो किस में 24 घटाएंगे तो 102 आएगा? तो मेरे दोस्त 126 में, 126 में 24 घटाएंगे तो 102 आएगा। इसका मतलब पहले इनकम 100 था, अब इनकम हो गया 126। यानी इनकम कितना बढ़ाया गया? 26% से बढ़ाया गया। बड़े आराम से मेरे दोस्त आप आंसर दे सकते हो। कहाँ समस्या है? कहीं नहीं। जब इनिशियल वैल्यू 100 हो तो वैल्यू में जितना बढ़ेगा प्रतिशत में भी उतना ही बढ़ेगा, है ना? सो सिंपल। चलो बोर्ड पीडीएफ पूरा डलवा दीजिए। अच्छा ठीक है, डोंट वरी। आओ बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इसको देखिए क्या है। कह रहा है, एक शंकु की ऊंचाई और उसके आधार की त्रिज्या आपस में बराबर है, उसका आयतन इतना है, तो वक्रपृष्ठ एरिया क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि मामला जब शंकु पर आएगी, है ना, तो देखो हमें कह दिया गया कि इस शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई एक समान है, यानी रेडियस आर है तो इसका हाइट भी आर ही है। ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है? वॉल्यूम। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच भी मेरे दोस्त इसका आर ही है। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये वॉल्यूम है कितना? तो ये वॉल्यूम हमारा 72 पाई है। अब आप इसको देखिए, पाई से पाई तो हमारा चला गया। अब यहां से आर क्यू बराबर क्या होगा? ये 72 तिया 216, यानी आर का मान कितने हो जाएंगे? 6। अब आप सोचिए, अगर मेरा ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 72, यानी कि हमारा होगा 6 और रूट में 2। ठीक है भाई। अब ये यहां पर क्या चाहिए मुझे? वक्रपृष्ठ एरिया। वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ एरिया है पाई आर एल। तो पाई हो गया, आर का मान 6 हो गया, एल हमारा 6√2 हो जाएगा। ये फाइनली हो जाएगा 36√2 पाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना है? 36√2 पाई। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन था। देखो ये 8 नंबर क्वेश्चन है क्या। एक पर्स में रखे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का रेशियो ये है। मतलब 1 रुपए वाला, 2 रुपए वाला
और 5 रुपए वाला। ठीक है भाई, सिक्कों की संख्या का जो हमारा रेशियो है वो क्या है? तो सिक्कों की संख्या का रेशियो है 8:5:3 है। 8, 5 और 3 है। ठीक है, कह रहा है कि अगर पर्स में रखे इन सिक्कों की कुल मूल्य इतना है तो बताइए 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं मेरे दोस्त? अब हम यहां पर वैल्यू लेने जाएंगे, ध्यान से देखना। क्या 1 रुपए के 8 सिक्के वैल्यू कितना? 8। 2 रुपए के 5 सिक्के वैल्यू कितना? 10। 5 रुपए के 3 सिक्के वैल्यू कितना? 15। थैंक यू। अब देख लो मेरे दोस्त, ये हमारा 8, 10 और 15, आप इनको आराम से जोड़िए। तो 1 रुपए के 8 सिक्के वैल्यू 8, 2 रुपए के 5 सिक्के वैल्यू 10 और 5 रुपए के 3 सिक्के वैल्यू 15, तो हो जाएगा 18। 18 और 15 कितने मेरे दोस्त? 33। और यही जो वैल्यू हमें 33 नजर आ रहा है कुल मिला के, वो दिया है 132। यहां से एक रेशियो का मान 33 चौको 132। क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है कितना? 3 रेशियो। 3 रेशियो का मान चाहिए। एक का मान 4, तो 3 का मान क्या हो जाएगा? 3 चौको 12, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 12 हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद तो यही है कि आप लोग का समझ में आ रहा होगा, बन रहा होगा, है ना? चलो बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इनसे मिलते हैं, ये क्या है? 1/3 इंटू 7, 1/7 इंटू 11, 1/11 इंटू 15 डॉट 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 1/899 गुने 903। आपको इसमें एक चीज देखना है, क्या? 3 चीज पर ध्यान रखना है। ऊपर में 1 1 है, ठीक है, इसका एक टर्म इसमें, इसका एक टर्म इसमें कॉमन है, ठीक है, और तीसरा चीज कॉमन डिफरेंस 4, कॉमन डिफरेंस 4, कॉमन डिफरेंस 4, कॉमन डिफरेंस 4, मतलब कॉमन डिफरेंस एक समान। अगर ऐसी स्थिति है तो इस स्थिति में हमारा बनेगा 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, है ना, 1 बटा कॉमन डिफरेंस इंटू 1 अपॉन फर्स्ट टर्म और 1 अपॉन लास्ट टर्म। अब ये देखिए, 1 बटा कॉमन डिफरेंस कितने का? 4 का है, तो 4 लिखिए। 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, प्रथम पद के डिनोमिनेटर का सबसे छोटा मान, ये मेरा 3 है। 1 अपॉन लास्ट टर्म, अंतिम पद के डिनोमिनेटर का सबसे बड़ा मान, ये हो जाएगा 903। अब यहां से देखिए, ये मेरा 1/4 हो गया, एलसीएम लेंगे तो 903 होगा। 301, 3 से कटेगा 301 माइनस 1, यानी यहाँ पर 300 हो जाएगा। इससे हम अगर काटने जाते हैं तो ये मेरा 100 होगा, ये मेरा 301 होगा, और मेरे दोस्त 4 से कटेगा ये मेरा 25, यानी कि फाइनली 25 और बटे 301। वेरी सिंपल, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा ये लॉजिक याद रखना, 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में क्या लेना है, लास्ट टर्म में क्या लेना है, बस इतना आइडिया आपको होना चाहिए। अगर इतना आइडिया है तो आप परफेक्ट हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यूट्यूब पर फिलहाल तो 2 क्लास ले रहा हूं। नवीन कुमार सिंह चैनल पर रात में 10 बजे क्लास रहती है, और अभी वो तो आज से ही नवीन कुमार सिंह चैनल पर 10 बजे से क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आपके लिए प्लेटफॉर्म टीचर पर अभी तो लाइव हूँ ही, ये तो आपका डेली चलता है। अब ये देखिए, 3073, 1756 और 4829 का महत्तम समावर्तक x है। x के अंकों का गुणनफल क्या होगा? तो सबसे पहला काम है मेरे दोस्त, इन दोनों का डिफरेंस लेना और इन दोनों का डिफरेंस लेना। छोड़ो वो सब हटाओ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ जब भी निकालना होगा, किन्हीं दो का अंतर लेना, जो ज्यादा नजदीक होगा। अब इन दोनों में ज्यादा डिस्टेंस है, इन दोनों में थोड़ा कम डिस्टेंस है, तो चलिए इन्हीं का अंतर लीजिए। अब इनका अंतर लेंगे मेरे दोस्त, यहां देखो, 13 में से 6 गया, ये मेरा 7 हो जाएगा। 13 में से 6 गया, 7 हो गया। 13 में से 6 जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां देखो, 6 में से 5 जाएगा तो मेरे दोस्त 1 रह जाएगा, ओके। फिर यहां बचेगा कितना? 13, और सॉरी 30, 30 में 17 जाएगा, कितना? 13 हो जाएगा। ये 1317। पता है आपको मेरे दोस्त मैंने क्या किया? इन दोनों का डिफरेंस लिया। ये जो कुछ भी डिफरेंस आया, अब आपको देखना है कि इस डिफरेंस से क्या ये तीनों चीज कट रहा है? नहीं कटेगा।
1317 से 1756 नहीं कटेगा। तो मेरे दोस्त क्या हो गया इसका मतलब? देखो, एचसीएफ का डेफिनेशन होता है कि दी गई संख्याओं में किन्हीं दो संख्या का अंतर ही एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। तो आज इन दोनों का जो अंतर है ये एचसीएफ नहीं है, क्योंकि इससे ये तीनों नहीं कट रहा है। तो फिर अब क्या करेंगे? तो इसका फैक्टर लेंगे। फैक्टर का मतलब आधा करेंगे, एक तिहाई करेंगे। अब 2 से तो कटने वाला नहीं है, 3 से मेरे दोस्त काटो। तो 3 से हो जाएगा 4 तिया 12, बचेगा यहाँ पर 3 तिया 9 और 9 तिया 27। यानी आपको दिख रहा है 3 गुने इसको एक तिहाई किए हैं तो 439 नजर आया। अब देखो 439 से सभी कट रहे हैं क्या? तो मेरे दोस्त 7 से ये कट जाएगा, इससे 4 बार में ये कट जाएगा, और इससे अगर देखा जाए तो हम ये देख रहे हैं कि 11 बार में ये कट जाएगा। मतलब 439 से तीनों कट जाएगा। तब तो मेरे दोस्त यही हमारा एचसीएफ होगा। और क्वेश्चन इसी को कहा है एक्स। तो क्या करना है? इसके अंकों का प्रोडक्ट चाहिए। एक मेरा 4 है, एक मेरा 3 है, एक मेरा 9 है। मुझे इसका प्रोडक्ट चाहिए। तो निकालिए प्रोडक्ट। ये हो जाएगा 12, 12 में 108। तो यही हो गया मेरे दोस्त हमारे एचसीएफ के सभी डिजिट का प्रोडक्ट। ठीक है, एचसीएफ के सभी डिजिट का प्रोडक्ट 108। पहले एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ के सभी अंकों को गुना भी कीजिए। ओके मेरे दोस्त, आओ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको देखो आखिर ये क्या है। हमें कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, यदि कोण P और R, कोण P जो है R से 3 गुना है और कोण S जो है वो Q से 5 गुना है, तो Q और R का योगफल क्या होगा? अब आप मेरे दोस्त थोड़ा सा यहां पर देखना, ये हमारा एक ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज कह रहे हैं, ये हमारा सर्कल है। अगर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाने जाएंगे मेरे दोस्त, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाने जाएंगे, एकदम ध्यान से देखना क्या हम कर रहे हैं। हालांकि मैंने तो रैंडमली जैसे मन किया वैसे बना दिया, तो ज़्यादा इस पर लोड लेना भी नहीं। ए बी सी डी मैंने रैंडमली बनाया है, किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आर से 5 गुना पी है। ठीक है भाई, ओहो हो, ये कहा है पी क्यू आर है मेरे दोस्त, पी क्यू आर है, पी क्यू आर और एस। पी का मान आर का 3 गुना, आर को अगर एक्स मान लेंगे तो ये हमारा 3x हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है एस का मान क्यू का 5 गुना। अगर क्यू मेरा 1 है तो एस मेरा क्या हो जाएगा? 1 मिनट। अगर क्यू मेरा y है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 5y हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब हमें क्या कहा? Q और R का योगफल क्या होगा? तो अगर Q और R का योगफल चाहिए, पहले तो आप ये जान लीजिए चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योगफल होता है 180। ठीक है, तब तो 3x और 1x, 4x का मान भी 180 हो जाएगा। दूसरा y प्लस 5y, 6y, इसका मान भी 180 होगा। तो y का मान 30 आ जाएगा और x का मान 45 आ जाएगा, है ना। तो हमें कहा है कि q और r का योग, तो q हमारे पास 30 हो गया है और r जो है हमारे पास 45 हो गया है। तो q और r को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 75 हो जाएगा। तो q और r का मान 75। अब आप में से जिनका सही है वेरी गुड, जिनका सही नहीं है वो देख लीजिए। ये था अपना 11 नंबर सवाल। अब हम चलते हैं 12 नंबर सवाल पर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त। ये हमें कह रहा है कि ट्रेंगल आर एस टी में एस टी को पी तक बढ़ाया गया। नो प्रॉब्लम। देखो मेरे दोस्त, हमारे पास एक ट्रेंगल है आर एस और टी। ठीक है, आर एस और टी क्या किया गया है? एस टी को पी तक बढ़ाया गया है। ध्यान से देखना, एस टी को पी तक बढ़ाया गया है। एस टी को पी तक बढ़ाया गया। ठीक है, कह रहा है कि आर टी पी है 115। आर टी पी ये मेरे दोस्त हमारे पास कितना है? 115। ठीक है, एस 2/3 आर है, तो ऐसा कर लीजिए, ये हमारा एस
और बट्टे में मेरे दोस्त ये मेरा आर बराबर हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो आप यहाँ पर अनुपात की राशि चाहो तो x मान सकते हो। ठीक, s का मान और r का मान, ये मेरा 3x है, ये मेरा 2x है। ये वेरी सिंपल है। कैसे? किसी त्रिभुज में एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर, इन दोनों के योग के बराबर ये होगा, यानी 5x का मान 115 हो जाएगा, x का मान 23 हो जाएगा। अब जैसे ही x का मान 23 हो गया, मुझे r का मान चाहिए 23। 23 3 जा 69, ये आपका 69 हो गया। वेरी सिंपल है, आप सबसे बन गया होगा, कहीं कोई दिक्कत रहा नहीं होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। दोस्त मेरे ये देखो, ये बहुत ही साधारण सा सवाल है लेकिन हल्का लॉजिकल है। क्यों? ऐसे सवाल में आपको एक या दो या तीन या चार स्क्वायर में दिख जाएगा, एक आपको इंटी कांस्टेंट वैल्यू दिख जाएगा, उसके बाद बराबर के उस तरफ या इस तरफ 2ab जैसा मामला कुछ दिख जाएगा। मतलब समझ जाना है कुल मिला के कि ये जो सीन है ना, वो a+b का या a-b के होल स्क्वायर पर बैठने वाली सीन है। तो चलो इसको करते हैं। देखो, ज्योमेट्री का क्लास होना है, अभी ज्योमेट्री का क्लास नहीं हुआ है। महाभारत बैच हो चाहे कुरुक्षेत्र बैच हो, हर जगह पर ज्योमेट्री होगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र बैच के अंदर ज्योमेट्री फिर से होगा, है ना। आपको टेंशन नहीं लेना, एकदम से हेडेक नहीं लेना है। हम सब कुछ परफेक्ट तरीके से कराने वाले हैं, बस आप ध्यान से देखते रहो। मेरे दोस्त यहां देख लो, ये मेरे पास 8a है और प्लस 8b है और माइनस में 16c है। मैं एक काम करता हूँ, a² अपने जगह है, इधर से 8a को लेके आइए तो माइनस में 8a हो जाएगा। तो हर हाल में यहाँ पर हमें क्या रखना होगा? 16, तभी जाकर मेरे दोस्त ये a-b का होल स्क्वायर बनेगा। उसी तरह से b² माइनस प्लस 8b आके मेरे दोस्त माइनस 8b हो जाएगा। इसके साथ भी हमें 16 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ a है, यहाँ 8a है, तो यहाँ 16 रखना होगा, तभी 2ab 8a पुरेगा। वही बात यहाँ भी है, b² माइनस 8b, तो यहाँ 16 ही रखना पड़ेगा। अब मेरे दोस्त हमारे पास बच गया है c², 16c इस पर आएंगे, प्लस 16c, यहाँ पर हमें 64 रखना होगा। अब कहोगे आपको ऐसे कैसे पता चल रहा है? मेरे दोस्त हमको ना ये सब चीज 2ab को देख के पता चल रहा है, क्योंकि 2ab मुझे 8a पुराना है ना, तो 2a के जगह पर a, तो b के जगह पर क्या रखना होगा? क्या रखेंगे b के जगह पर कि 8 पुरेगा, तो 4 रखेंगे। b के जगह पर 4 रखेंगे तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 रखना होगा, है ना। वही चीज मेरे दोस्त यहाँ भी हुआ, वही चीज हमारा यहाँ भी हुआ, सेम। अब हम अगर थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाते हैं, गुरुजी मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या आप जिस दिन सेट होता है उसी दिन डिस्कशन नहीं कराइएगा? अरे पहले आप मेरी बात समझिए, आज अगर टेस्ट होता है तो सुबह शाम दोनों में टेस्ट होता है, ठीक है, तो एक सेट पीछे रह जाता है। लेकिन आप इतना बोल रही हैं तो क्या ही मैं बोलूं, ये अपने संस्थान का ही नियम है कि जो टेस्ट आज होगा उसका डिस्कशन कल होगा। कारण क्या होता है कि सुबह शाम दोनों में टेस्ट होता है। अब 8 बजे तक टेस्ट ही होता है, तो आप ही बताइए इतने सारे सब्जेक्ट का डिस्कशन कैसे संभव है? फिर तो एक ही टाइम पर मैथ, एक ही टाइम पर साइंस होगा, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। कोई बात नहीं काजल, वो 2 सेट जो है ना, मैं 1 सेट पीछे कर लूंगा, मैं 1 सेट मेकअप कर लूंगा बीच में किसी दिन, है ना। आप फिलहाल कोऑपरेट कीजिए, काम करने दीजिए, ठीक है, हम मेकअप कर देंगे, घबराइए मत। a² माइनस 2ab प्लस b², यानी ये हमारा a-4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको देखते हैं तो ये हमारा b-4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात अगर इसकी करते हैं तो ये मेरा c+8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक लॉजिक सुनिए, स्क्वायर नंबर का योगफल अगर 0 हो, यानी स्क्वायर नंबर का योगफल अगर 0 हो तो प्रत्येक टर्म ही 0 होगा, यानी मित्र हमारा ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। तो अब a-4 बराबर 0 है तो a का मान 4 हो जाएगा, b-4 बराबर 0 है तो b का मान 4 हो जाएगा, c+8 बराबर 0 है तो c का मान -8 हो जाएगा। चलिए अब आप मेरे दोस्त यही सीन को यहाँ बैठाइए और बड़े आराम से चीज को देखिए, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं a इंटू बी, तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा 4 चौको 16, ठीक है। b इंटू सी, तो b हमारे पास 4 है, c हमारे पास -8 है, प्लस c इंटू ए, तो आप देख लीजिए c इंटू ए करिएगा, c हमारे पास -8 है, और रही बात a की तो a हमारे पास 4 है। अब यहां से देखिए 16 प्लस में 32, 48, 48 और 32 कितने हो जाएंगे?
तो ये मेरे दोस्त हमारा होगा 16, 16 प्लस 32 48, 48 में 32 जाएगा तो रह जाएगा 16, और रूट 16 का मान कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। बड़े आराम से 4 लेके आ रहे होंगे, जिनका भी आप में से 4 आ रहा है एकदम करेक्ट रह रहा होगा, बिल्कुल करेक्ट रह रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, देखिए ये क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, और हमें निकालना है किसका मान, एक्स टू दी पावर 4 और प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इतना, और बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं बस ये कहूंगा कि ऊपर नीचे आप x कॉमन कर लीजिए। ऊपर में आप x कॉमन करने जाएंगे, ये मेरा एक्स क्यूब होगा और प्लस में 1 बाय एक्स क्यूब होगा, और नीचे में x अगर आप कॉमन करते हैं तो x प्लस 1 बाय एक्स होगा, x प्लस 1 बाय एक्स होगा। ठीक है, अब आप मेरे दोस्त यहां देखिए एक्स एक्स हमारा चला गया। ठीक है, अब क्या दिमाग लगाएं, एक्स क्यू प्लस 1 बाय एक्स क्यू, एक्स प्लस 1 बाय एक्स, फाइनली एक्स स्क्वायर। पहले समझ लीजिए एक्स क्यू प्लस 1 बाय एक्स क्यू या एक्स प्लस 1 बाय एक्स कैसे निकलेगा, इसके लिए आप इसको उठा के लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 1 बराबर 0। यहां से मेरे दोस्त स्क्वायर वाले और अचर पद को रखिए, बाकी को उस पार ले जाइए। ठीक है, और अब दोनों तरफ x से भाग दे दीजिए। जैसे ही ऐसा करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स हमारा x हो जाएगा, ये 1 बाय एक्स ये हमारा एज इट इज रहेगा, और बराबर x से x कट जाएगा तो मेरा 5 हो जाएगा। तो जब x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 5 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब क्या होगा, वो तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a, और बटे में कितने 5। यहां से देखिए 125 माइनस 15 ये हो जाएगा 110, और बटे में 5 यानी कितना 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 22 हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग को बुझा रहा होगा। ठीक है, अरे भाई मेरे x प्लस 1 बाय एक्स का मान समथिंग हो तो वैसी स्थिति में एक्स क्यू प्लस 1 बाय एक्स क्यू जो होता है ना, वो आपका ए क्यू माइनस 3a होता है। ए का मान 5 है तो 5 बैठा दिए, है ना, बहुत आराम से कर रहे होंगे। श्रद्धा बैच में अरिथमेटिक स्टार्ट होगा और ज्योमेट्री, क्योंकि कुछ लोग नहीं करते हैं सर। क्या बोल रहे हैं, श्रद्धा बैच में अरिथमेटिक स्टार्ट होगा और ज्योमेट्री, क्योंकि कुछ लोग नहीं करते हैं, मतलब क्या समझते हैं, सब कुछ होगा, अरिथमेटिक भी होगा, ज्योमेट्री भी होगा, सारे टॉपिक होंगे मेरे दोस्त, क्यों परेशान हो आप, है ना। ऐसा लग रहा है जिससे क्वेश्चन भूल गए हैं। काजल, अच्छा ठीक है काजल, हम आपकी फीलिंग्स को समझते हैं और बहुत जल्द आपकी परेशानियों का समस्या हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अब ये देखिए दोस्त मेरे, हम ये देख रहे हैं कि सेक थीटा और प्लस टेन थीटा और बराबर मेरे दोस्त पी है। ठीक है, हमें कहा गया पी का मान 1 से बड़ा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए सर इसका मान क्या होगा। एक काम करें क्या, आप यहाँ सबसे लॉजिक लगा के सॉल्व करिए। क्या लॉजिक लगाना है मेरे दोस्त, हम लॉजिक की इस तहत कहेंगे सॉल्व करने के लिए कि आप थीटा का मान 45 पुट कर दीजिए। 45 पुट करिएगा ना तो सेक 45 और टेन 45 कितना हो जाएगा पी, यानी पी का मान हो गया √2 + 1। ठीक, अब आप वही वही 45 यहाँ पुट कीजिए, कॉसेक 45 हो जाएगा +1 बाय कॉसेक 45 -1। अब आप करिए रेशनलाइज, रेशनलाइज करिएगा तो नीचे हमारा √2 - 1 है, आप √2 + 1 से गुणा कर दीजिए और √2 + 1 से भाग कर दीजिए, रेशनलाइजेशन। ठीक है दोस्त, ऊपर क्या हो जाएगा आपका √2 + 1 का होल स्क्वायर, √2 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा a - b × a + b, तो a² - b², यानी फाइनली आपको दिखेगा 3 और प्लस में 2√2। मतलब क्या है कि जिसका आपसे रिजल्ट मांगा है वो रिजल्ट आ गया है 3 + 2√2, है ना। तो अब कौन सा आंसर जाएगा, तो जो आंसर 3 + 2 बनाएगा 2√2 वही आंसर जाएगा। तो एक काम कीजिए ना, ऑप्शन तो पी के रूप में है, तो पी का जो मान है उसको डाल दीजिए। तो आप तनिक पी का मान यहाँ डाल के देखिए, ये √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अरे मेरे दोस्त इतना माथा क्या लगाना, यहीं पे रुक जाओ ना, इतना दिमाग लगा ही क्यों रहे हो, यहीं पे रुक जाओ। क्या, जब आप देख रहे हो कि यहाँ से हमारा बच क्या रहा है, √2 + 1 का होल स्क्वायर ही बच रहा है, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर ही बच रहा है तो बच्चा थोड़ी ना है। आप सीधे देख लो, √2 + 1
किसका मान है, पी का, तो सीधे यहाँ से पी स्क्वायर हो गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा पी स्क्वायर हो गया। मैंने क्या किया, गिवन पार्ट में 45 डाला, पी का मान आ गया √2+1। अब जिसका मान मांगा था वहां पर 45 डाल दिया तो रिजल्ट आ गया क्या, √2+1 का होल स्क्वायर। और हमें पता था कि √2+1 का मान पी है, पी डाल दिया तो पी स्क्वायर हो गया, तो यही पी स्क्वायर हमारा रिजल्ट हो गया, है ना। बड़े आसानी से और बड़े सिंपल तरीके से आप कर रहे हो, ठीक है। ऑफलाइन में तो बैच आगे निकल गया है, अब आने से कोई फ़ायदा होगा क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से पढ़ना है। आप आइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है, एकदम श्योर होकर के आप आइए, ओके। आओ दोस्त इसको देखते हैं, ये क्या है। देखो फिर से आपको कुछ ऐसा ही कहानी दिख रहा है, वही चीज़ फिर से दिख रहा है। 1 × 2, इसको देखो 2 × 3, इसको देखो 3 × 4 है, इसको भी आप देख लो मेरे दोस्त, n × n+1। कहने का मतलब क्या है, ये तो वही वाली सवाल है ना, ऊपर में 1 1, नीचे इसका एक टर्म इसमें, इसका एक टर्म इसमें, कॉमन दिख रहा है, साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस 1, कॉमन डिफरेंस 1, कॉमन डिफरेंस 1, कॉमन डिफरेंस 1, है ना। ऊपर में 1 1, नीचे में एक एक टर्म कॉमन और कॉमन डिफरेंस एक समान। इसी के लिए मैंने बताया था 1 कॉमन डिफरेंस, 1 फर्स्ट टर्म और -1 लास्ट टर्म, ठीक है। अब आप मेरे दोस्त यहाँ देखिए कि क्या होता है, 1 कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना, तो कॉमन डिफरेंस आपका 1 ही रहेगा। 1/फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा 1 हो गया। 1/लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हमारा मेरे दोस्त n+1 हो गया। आप फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, प्रथम पद के डिनोमिनेटर का छोटा मान, है ना, और अंतिम पद के डिनोमिनेटर का सबसे बड़ा मान, ठीक है भाई। चलिए अब ऐसा करते हैं, एलसीएम हमारा n+1 होगा, n+1 आप यहाँ रखिए और -1, फाइनली क्या होगा, n/n+1, n/n+1, ठीक है। तो n/n+1 ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। अब देखो किस ऑप्शन के अंदर ऐसा रिजल्ट आपको दिख रहा है, किसी ऑप्शन के अंदर ऐसा रिजल्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। महाभारत बैच रनिंग बैच है, अभी बैच चल रहा है, कोई भी बैच कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कोई भी बैच कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी कैसे कंप्लीट होगा, हाँ कुरुक्षेत्र बैच 1 1.5 महीने में कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद महाभारत कंप्लीट होगा और श्रद्धा लास्ट में कंप्लीट होगा। अब मेरे दोस्त इसको देखो, 21.98 इंटू 21.98 प्लस 21.98 इंटू एक्स और 0.04 कायदे से अगर देखा जाए तो ये क्या है, 21.98 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। और ये क्या है, 0.08 यानी 0.04 है मेरे दोस्त, इसका होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, ठीक है। और क्या बनाना है मेरे दोस्त, इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग। यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो निश्चित तौर पर a + b का होल स्क्वायर, पूर्ण वर्ग का मतलब है किसी का स्क्वायर। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ a स्क्वायर प्लस और यहाँ है b स्क्वायर, तो बीच में क्या होगा 2ab, तो 2a के रूप में देखिए ये मेरा 21.98 और इंटू b के रूप में देखिए 0.04, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ तो आपको एकदम यहाँ पे दिख गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ तो मेरे दोस्त एकदम यहाँ पर दिख गया, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको किसी को कंपेयर करना है तो बीच वाला को। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या है 21.98, अब 21.98 और इंटू एक्स लिखा हुआ है। आप इसी रूप में अगर इसको बदलते हैं तो ये 21.98 और इंटू 2 इंटू 0.04 तो हो जाएगा 0.08, यही तो होगा बिल्कुल। ये आपका एज इट इज इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब कंपेयर करिए, तो जो ये है मेरे दोस्त वही तो ये है,
इसका मतलब x के जगह पर क्या है 0.08, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.08, तभी ये पूर्ण वर्ग बन पाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 17 नंबर सवाल था। आइए अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि यदि समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2√3 है तो बताइए समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पहली बात, समषष्ठभुज क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये देखिए मेरे दोस्त, समषष्ठभुज अगर आप बनाते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेमी है। ठीक है, तो समषष्ठभुज का एरिया क्या होगा, तो मेरे दोस्त समषष्ठभुज का एरिया होगा 6 गुने समबाहु, 6 गुने समबाहु त्रिभुज का एरिया। ठीक है, अब ये बताइए 6 गुने समबाहु का एरिया। अरे भैया 6 समबाहु क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये 6 समबाहु से तो बना ही होता है ना। तो 6 समबाहु से बना ही होता है। समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए 6 और ये हो जाएगा √3/4 और 2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 तिया 12। अब यहाँ से देखिए 4 तिया 12 हो जाएगा, तो फाइनली हमारा 18√3 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 18√3 होगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। महाभारत में ट्रिगोनोमेट्री नहीं हुआ है, हाँ नहीं हुआ है, महाभारत में ट्रिगोनोमेट्री होगा। क्यों परेशान है इतना, जो चैप्टर नहीं हुआ है वो चैप्टर होगा। मैं एक एक चैप्टर पर नज़र बना के रखा हूँ, पूरा सिलेबस मेरे दिमाग में है। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि किस बैच के अंदर कौन बैच नहीं हुआ है, सब होगा, एक एक चैप्टर होगा। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो चीज़ कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत में नहीं होगा। सारा चीज महाभारत में भी होगा, सारा चीज कुरुक्षेत्र में भी होगा, सारा चीज श्रद्धा बैच में भी होगा, है ना। इतना हेडेक क्यों लेना, बताइए तो। चलो दोस्त, अब इसकी बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव का मतलब समझे, आवर्ती दशमलव का मतलब होता है अशांत। ठीक है, अशांत, और अशांत तभी होगा जब नीचे 2 और 5 के अलावा कोई रहेगा। ठीक है, रोशन झा वेरी सुन, आपको मेरी मार्गदर्शन तो मिल ही रही है और वेरी सुन मिल भी जाएगी जो आप उम्मीद करते हैं। मेरे दोस्त ये देखो, ये 24 एकम 24, 24 पंचे 120, नीचे सिर्फ 5 है, तो ये मेरा टर्मिनेटिंग हो गया, शांत हो गया, यानी कि ये हमारा आवर्ती दशमलव नहीं है। फिर आप यहां देखिए 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, आप देख ले नीचे में फिर से 5 है, केवल 5 है, तो ये भी मेरे दोस्त हमारा शांत दशमलव होगा। लेकिन मुझे तो अशांत चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 4 छके 24 और 15 छके 90, यानी 4 और बटे 3 गुने 5, मतलब 5 के अलावा 3 है, जिसके कारण ये हमारा अशांत होगा। तो ये अशांत आवर्ती है ना, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ओके। आओ दोस्त मेरे देखते हैं। कोई बात नहीं नीतीश, आप जो लिए हैं आप उसी में पढ़िए, टेंशन नहीं लीजिए। अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है हमारा, ठीक है। अब हम ये देख पा रहे हैं कि रूट के अंदर 1 - 2 साइन 2 कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 1/√3 थीटा का मान क्या होगा। अब ये देखो मेरे दोस्त, आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, 1 - कॉस 2 थीटा ये हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये मेरे दोस्त हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप बताओ, ये 2 से 2 कट गया, साइन बाय कॉस 10 स्क्वायर का वर्गमूल 10 हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास, ये मेरा क्या है 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का मतलब समझ रहे हो, π/6, क्योंकि 10 30 का मान ही 1/√3 होता है। अब टेन थीटा बराबर 10 पाई मान लिया जाए, तो थीटा बराबर क्या होगा
एन पाई प्लस थीटा, एन पाई प्लस थीटा। ठीक है भाई, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अरे वैलिडिटी अपने आप बढ़ जाएगा मेरे दोस्त। 4.0 का जितना बैच है उसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगा, लेकिन जो बैच 3.0 का था उसकी वैलिडिटी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो अपने टाइम पर जाकर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, कह रहा है किसी बंटन में यदि वर्ग का मध्यमान, मध्यमान मतलब वर्ग चिन्ह 35 है, निचली सीमा यानी लोअर लिमिट 30 है, ऊपरी सीमा अपर लिमिट क्या होगा? जानते हो दोस्त मेरे, ये जो आप देखते हो ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, तो ई जो आपका है लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, और इसका जो मध्यमान वर्ग चिन्ह जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है? L प्लस यू बाई 2 होता है। 0 प्लस 10, 10, 0 प्लस 10 और बटे में 2, ये मेरे दोस्त हमारा मध्यमान। मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश किया कि मध्यमान क्या होता है, मिडिल वैल्यू यानी वर्ग चिन्ह क्या होता है, क्लास मार्क। ठीक है, लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है, ये मैंने आपको इसके तहत समझा दिया। ठीक, अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और बटे 2 बराबर क्या होता है? वर्ग चिन्ह मध्यमान, वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क। तब तो यहां से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बराबर क्या होगा? 2 गुने वर्ग चिन्ह हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे दोस्त देखो लोअर लिमिट कितना दिया हुआ है? 30, तो लोअर लिमिट हमारा दिया है 30, अपर लिमिट हमें पता नहीं, और 2 गुने वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह कितना है आपका? ये है हमारा 35। 70 में अगर ये 30 है तो ये कितना होगा अपना? 40 हो जाएगा। तो यू का मान मेरे दोस्त हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, क्या उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। श्रद्धा बैच में, श्रद्धा बैच और मैथ कॉमन पेपर दोनों एक ही बार, एक ही बैच क्या लिखता है? दोनों बैच को पढ़ाई एक ही टाइम पर होता है, ऐसे कैसे होगा? आगे बढ़ो। अब देखो ये लिखता है कि 52 ताश के पत्तों में से एक पैक से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्ते में से एक के लाल और एक के काला होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? देखिए ताश के 52 पत्ते में अगर हम रेड कार्ड की बात करें तो 26 होगा, और हम ब्लैक कार्ड की बात करें तो ये भी 26 होगा। ठीक है, 2 पत्ता निकाल रहे हैं और आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम है यहां पर वो क्या है? वन कार्ड इज रेड एंड अदर कार्ड इज ब्लैक। मतलब मेरे दोस्त फर्स्ट कार्ड इज रेड एंड सेकंड कार्ड इज ब्लैक। तो अगर फर्स्ट कार्ड रेड होगा तो दोस्त मेरे इसी 26 में से कोई एक होगा। देखिए एक बात बताऊं, काम करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान दो। इसको देखो, पहले मैं आपको बता देता हूं, आप में से कोई भी व्यक्ति, मेरे दोस्त मेरे मित्र, आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी तरह से पढ़ते हैं, इतना याद रखना कि अगर आप बॉयज़ हैं 4.0 के अंदर आपका प्रयास रहना चाहिए कि 105 आपका टारगेट होना चाहिए, और अगर आप गर्ल्स हैं तो आपका टारगेट 100 प्लस होना चाहिए, है ना? तो गर्ल्स का टारगेट 100 प्लस होना चाहिए और बॉयज़ का टारगेट 105 होना चाहिए। ये मैं टीजीटी मैथ्स की बात कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, क्या करना है कैसे करना है, कहीं भी पढ़ते हो आप आराम से वहाँ के गाइडलाइन के अनुसार पढ़ो, बस ये आना चाहिए। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे तो बहुत समस्या आगे होने वाला है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, आप पहुंच जाओगे, बस पेशेंस रख के हमारे साथ बने रहो। कोशिश मैं करूंगा, है ना, कोशिश ही कामयाब होता है। 2 कार्ड निकालते हैं जिसमें एक रेड होगा, अगर एक रेड होगा तो इसी 26 रेड में कोई एक होगा, और
प्रोबेबिलिटी में और का मतलब गुणा, एक ब्लैक होगा तो इस 26 में से कोई एक ब्लैक होगा, लेकिन आप निकाले हैं किस में से, टोटल 52 में से कितने पत्ते, 2 पत्ते। तो देख लो भाई 26C1 ये हमारा 26 होने वाला है, 26C1 ये भी हमारा 26 होने वाला है। 52C2 का मतलब क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन, यानी 52 इंटू 51 और बटे में 2। अब यहाँ से अगर हम देख लें तो मेरे तो 26 से ये 2 बार में कट गया, 2 से 2 ये चला गया, यानी आपका जो रिजल्ट है वो 26/51 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो मेरे दोस्त, ये हो गया अपना 22 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। ये दोस्त मेरे क्या है इसको समझो। कह रहा है कि यदि 9 स्टूडेंट्स एक वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हैं, उनमें से किन्हीं 2 छात्र के ऑलवेज एक साथ खड़े होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। एट फर्स्ट मैं आपको ये बताऊं मेरे दोस्त, सब लोग देखना, बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है। एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है, याद रखना, एक वृत्ताकार टेबल पर n लोगों को बैठाने का जो कुल तरीका होता है वो फैक्टोरियल n-1 होता है। किसी वृत्ताकार टेबल पर, सर्कुलर टेबल पर n लोगों को सजाने का तरीका फैक्टोरियल n-1 होता है। ठीक है, अब ये देखिए अभी क्या हो गया, अब अगर मुझे 9 लोगों को सजाना है तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 9-1 यानी कि फैक्टोरियल 8। तो 9 लोगों को वृत्ताकार पथ पर सजाने का जो एक तरीका है वो हमारा फैक्टोरियल 8 है। लेकिन क्वेश्चन हमारा कंडीशनल है। क्वेश्चन कंडीशनल ये है कि हमें कह रहा है कि 9 लोग जरूर हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और मेरे दोस्त 9, कहीं पर ले लो 9, यहीं पर रख देते हैं। हमें यह कहा गया कि मेरे दोस्त कोई 2 व्यक्ति एक साथ रहेंगे, इनको एक साथ रखने की बात कर रहा है, एक साथ। अब बताओ आप ही मुझे, ये 4 और 5 9, अब 9 लोगों में कोई 2 लोग एक साथ खड़े होंगे, तो जो एक साथ खड़े होंगे उसे आप एक काउंट करोगे। ठीक है भाई, जो एक साथ खड़े होंगे या एक साथ बैठेंगे वो एक काउंट होंगे। उसके अलावे कितने हैं, 3 और ये 7 है ना, 3 और 4 7। तो मित्र मेरे इस एक के अलावे 7% और हैं, 1 ये 3 और ये 4, आई मीन कुल मिला के 8। ठीक है, तो आप देख लो जो एक साथ खड़ा रहना चाहेंगे उन्हें एक काउंट करेंगे, इसके अलावे 7 और हैं, 1 और 7 8। 8 लोगों को वृत्ताकार पथ पर सजाने का तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 8-1 यानी कि फैक्टोरियल 7। लेकिन मेरे दोस्त सावधान रहना, ये जो आपने 8-1 कहा ना, जितने पर्सन होंगे उतना -1 का फैक्टोरियल, क्या, वृत्ताकार पथ पर सजाने के तरीके। लेकिन जो 2 लोग एक साथ खड़े हैं ना, वो आपस में जगह भी बदलेंगे, 2 लोग हैं फैक्टोरियल 2 तरीके से। पता है आपको, ये हुआ हमारे अनुकूल परिणाम, यानी 2 लोग एक साथ बैठेंगे तो सजाने के कुल तरीके ये होंगे, और विदाउट एनी कंडीशन 9 लोगों को सजाने का तरीका ये होगा। लेकिन हमें तो प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमारे अनुकूल परिणाम, तो हमारे अनुकूल परिणाम तो यही है फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 का मान 2 और अपॉन टोटल परिणाम फैक्टोरियल 8। अब देख लीजिए फैक्टोरियल 7 और इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या है, 8 इंटू, आप यहां रुकना चाहेंगे रुक जाइए, है ना। अब देखो जो कटने वाला है काट दो, ये दोनों कट गया, हमारा रिजल्ट हो गया 1/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1/4 हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखो श्रद्धा बैच को मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, सभी लोग श्रद्धा बैच के अंदर एंट्री कर जाओ। और मेरे दोस्त मैंने आपको कहा था ना एक अर्जुन बैच के बारे में, बहुत जल्द ही मैं उसमें एडमिशन क्लोज करने वाला हूँ, है ना। अर्जुन बैच के अंदर एडमिशन क्लोज करने वाला हूँ बहुत जल्द ही। तो आप में से जो लोग अभी तक शामिल नहीं हुए हैं अर्जुन बैच में, कल परसों नरसों मत देखिएगा, क्योंकि अब मैं दूसरा कोई अर्जुन बैच स्टार्ट करने वाला हूँ नहीं, ठीक है ना। और बहुत जल्दी उसके अंदर एडमिशन क्लोज करवा दूंगा। क्लोज करने का रीज़न है, ठीक है, देखते हैं, बैच का लोड काफ़ी हो जाएगा तो फिर परेशानी बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए आप में से जो भी लोग अभी तक अर्जुन बैच के अंदर नहीं जुड़े हैं, वो अर्जुन बैच जल्दी से अपने फ़ोन में विदिन 1 वीक रख लीजिएगा।
वो प्रैक्टिस बैच है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। ध्यान दो, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी ऊंचाई कितना होगा। अब देखो मेरे दोस्त, समांतर चतुर्भुज में क्या लिखा है, आधार इसकी ऊंचाई का दोगुना। ऊंचाई को अगर हम x मान लेते हैं तो आधार क्या हो जाएगा, ये मेरा 2x हो जाएगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का एरिया दिया है। आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है भाई, और ये कितना दिया हुआ है, 392। ठीक है भाई, अब देखो बेस अपने पास कितना है, ये हो गया 2x, और हाइट कितना है, हाइट अपने पास x, ये हो जाएगा 392। यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 196, तो x का वैल्यू क्या होगा, 14। अब x की वैल्यू 14 हो गया, हाइट मुझसे पूछा है तो हाइट तो मेरे दोस्त 14 ही है, तो 14 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्या है ना कि जब पैरेललोग्राम का मामला आ गया तो दो बात जान लो पैरेललोग्राम में। एक बात क्या मेरे दोस्त, पैरेललोग्राम में ध्यान रखना, अगर दो एडजेसेंट साइड दिया हो और एक मेरे दोस्त एंगल दिया हो तो इस कंडीशन में जो इसकी एरिया बनेगी वो हमारा ए बी साइन थीटा बनेगा। ठीक है, एक और रिलेशन मेरे दोस्त देखते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम के अंदर कभी भी आपका ऐसा हो, एकदम ध्यान देना, पैरेललोग्राम के अंदर ऐसा कभी हो कि जैसे ये डायगोनल है और ये डायगोनल, दो डायगोनल, तो मेरे दोस्त दो डायगोनल पैरेललोग्राम में, दो डायगोनल और साथ में मेरे दोस्त एडजेसेंट साइड, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो याद रखना d1 की स्क्वायर और प्लस d2 की स्क्वायर बराबर 2 इंटू एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम, यानी d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में वो चीज आ रहा होगा। ठीक है, जितना मैक्सिमम ले सकते हैं। ठीक है सुशांत गौतम, प्रयास तो 95 प्लस का ही रखना, उससे कम का नहीं रखना। 6 to 8 मैथ साइंस में भी 95 प्लस का ही आप टारगेट लेके चलना, वो तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस लेवल का है। ठीक है, अब देखो लिखता है कि दीवार घड़ी की 6 सेमी लंबी मिनट वाली सुई 5 मिनट के अंतराल में कितना क्षेत्रफल क्रिएट करेगा। अब ये देखो, ये अगर मेरा दीवार घड़ी है, ठीक है मेरे दोस्त, और ये मेरा सेंटर है, आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाना है, आपको पता है कि मिनट सुई की लंबाई जो है ये 6 सेमी है, 5 मिनट जानते हो, 60 मिनट में मिनट की सुई चारों तरफ घूम जाएगा यानी 360 डिग्री, तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 6 डिग्री। तो मेरे दोस्त हमें 5 मिनट की बात किया गया, तो 5 मिनट में हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो 5 मिनट में हो जाएंगे 30 डिग्री। ठीक है दोस्त, अब आपको इसी का एरिया बताना है, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री वाले इस सेक्टर का एरिया अगर निकालेंगे, थीटा बटे 360, और ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो मेरे दोस्त पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब यहां से हम काम करें, पाई का मान तो डालना पड़ेगा, पाई का मान 22/7 डालो, और मेरे दोस्त 6 का स्क्वायर तो 36 बनेगा। अब यहां से मैं देखूं अगर 36 से कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। फाइनली 66 और बटे 7, 7×9 = 63, बच जाएंगे 3×7 = 28, 7×2 = 14, लगभग 3 समझ के चलो, यानी कि 9.43 के आसपास अप्रॉक्स आंसर जाएगा मेरा, 43 के आसपास एक्रॉस, हाँ अप्रॉक्स आंसर जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। ओके चलो, ये था हमारा 25 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 26 की ओर। देखो 26 वेरी सिंपल है मित्र मेरे, बस इसको उठाइए और सिंपल पहुंच जाइए, क्योंकि जो चीज यही है वही चीज वो है। ठीक है, इन दोनों में देखो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा अगर हमारा कॉमन आएगा तो यहाँ से सेक स्क्वायर -1 रह जाएगा। इन दोनों में से अगर सेक स्क्वायर थीटा मेरा कॉमन आएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा।
अब सेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? 1 + 10²। और सेक स्क्वायर -1 ये क्या होता है? ये भी मेरा 10² होता है। अब यहाँ ध्यान देना, 10² इंटू 1 तो ये मेरा 10² हो जाएगा। 10² इंटू 10² ये मेरा 10⁴ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये दिख गया। तो मेरे दोस्त इसी का मान तो 3 दिया हुआ था, इसका मतलब 3 ही रह गया। यानी कहने का मतलब जो ये होगा वही तो मेरा ये होगा। ठीक है, अगर इसका मान 3 है तो श्योर है कि उसका भी मान 3 ही होगा। एकदम डैम श्योर रहना है और आंसर लगा देना है। स्नेहा कृष्णौत, मेरा कमेंट को भी रिप्लाई दीजिए। मॉक में नंबर नहीं आ रहा है क्यों? स्नेहा जी, मैंने एक वीडियो बनाया है, स्ट्रेटजी वीडियो, आप उस वीडियो को एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज। ठीक है, चलो अब इसको देखो, ये क्या है अपना x² माइनस एक्स और -1 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है। देखिए यहाँ कुछ भी नहीं तो एक है, कुछ भी नहीं तो एक है। कंपेयर कर लें अगर ax² + bx और +c बराबर 0 से है, तो इसके जो दो मूल हैं अल्फा और बीटा, तो क्या आप कर सकते हैं? एक तो मूलों का योगफल निकाल सकते हैं, -b/a करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं, c/a करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया है, अल्फा इंटू बीटा आ गया है। ठीक है मेरे दोस्त, अब हमें कह रहा है वो द्विघात समीकरण बताओ जिसकी रूट अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा है। ठीक है, यानी कि मुझे इस रूट का इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक मांग रहा है। तो देखो, x² माइनस, मेरे दोस्त ये सम ऑफ रूट इंटू एक्स और प्लस ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0, यानी कि x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो यहां से अल्फा अल्फा और बीटा बीटा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? x² और माइनस। मेरे दोस्त इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मेरा 1 हो गया और बराबर 0 हो गया। बस सारा दामोदर इस पर है, कोई बात नहीं, इसको अलग से निकाल लेते हैं। अल्फा बाय बीटा और प्लस बीटा बाय अल्फा। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त। ये मेरा अल्फा बीटा हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा² हो गया और ये बीटा² हो गया। अल्फा² प्लस बीटा² बराबर, एक काम कर लो, अल्फा a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab कर लो। पाई में आपका अल्फा बीटा तो है ही। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 1 का स्क्वायर 1 2 इंटू ये हमारा -1 हो जाएगा। और बाई अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना है? -1, यानी 3/-1 ये मेरा -3 हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त यहाँ पर हम -3 रख देते हैं और इंटू एक्स, तो x² और प्लस में ये मेरा 3x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई तो है, कहाँ दिक्कत है? हाँ हाँ ठीक है। चलो ये हमारा 27 था, अब चलते हैं 28 की ओर। मेरे दोस्त 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? हमें कह रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो वो दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को 1:2 में बांटती है। ये पता नहीं ये क्वेश्चन रोज क्यों दे देते हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, है ना। चलो ध्यान दो मेरे दोस्त, एक ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम से हम लोग कर रहे हैं, एक तो कर लेना खुद से। ठीक है, देख लो, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को 1:2 में बांट रही है। तो यहाँ सेक्शन पॉइंट का अगर मैं x निकालूंगा तो mx2 और प्लस ये मेरा nx1 और बाई m+n हो जाएगा। और मेरे दोस्त y बराबर ये क्या हो जाएंगे? my2, ठीक है, और प्लस ny1 और बाई में m+n, थोड़ा तो बैठा लेना चाहिए। x बराबर क्या हो जाएगा? mx2, ये अपना m है, ये आपका n है। m x2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, n x1 करेंगे तो 2, x1 हमारा 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटा m+n 1+2, फाइनली 11 और बटे में 3 नजर आएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? my2 1 इंटू 9 9 हो जाएगा, प्लस ny1 2 और इंटू 4 8 हो जाएगा, बटे में 1+2। यानी ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वेरी सिंपल है, आप आराम से कर रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। श्रद्धा बैच के अंदर ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने उसमें स्टार्ट किया है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये क्या है मेरे दोस्त, कहता है यदि एक वृत्त का सेंटर -2,3 है, उसका रेडियस 4 है, तो बताइए सर क्या होगा वृत्त का समीकरण। एट फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक मेरे दोस्त एक सर्कल है और उसका सेंटर यदि h, है और इसका रेडियस मेरे दोस्त यदि r है, तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होने वाला है, x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर और बराबर क्या, आर स्क्वायर। बस इसी पर बैठाना है। h -2 और k हमारा 3 है, x h है -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस y माइनस के का मान हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया, बराबर आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 4, वाई स्क्वायर माइनस में 6y प्लस में 9 और बराबर 16। क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y। अब ये देख लो कितने होने वाले हैं मेरे दोस्त, ये 9 4 13 16, इस पर आएगा माइनस में 3 हो जाएगा बराबर 0। देखो कहाँ पर है ये चीज, आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, 20 क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। अरे कम से कम लाइक का बटन तो प्रेस करो, है, बताओ तो, इतना प्यार से मेहनत कर रहा हूँ इतनी रात में, एक लाइक का बटन भी प्रेस करने में दिक्कत हो रहा है? बढ़ो आगे। नहीं मेरे दोस्त, आपकी इच्छा होगा तो ही करना, अब अच्छा नहीं लगेगा तो करके कोई फायदा है, जबरदस्ती थोड़ी ना मोहब्बत होता है। देखो 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के चर का अवनमन को इतना है, तो टावर से इमारत की दूरी क्या होगी। मेरे दोस्त यहाँ देख लो, मैं टावर की हाइट तो जान रहा हूँ, ठीक है, टावर की हाइट तो मैं जान रहा हूँ कि ये हमारा 32√3 है, लेकिन मैं इमारत की हाइट नहीं जानता, इमारत की हाइट नहीं जानता, मुझे कुछ पता नहीं, तो हाइट बनाओ ही मत। क्या किया गया पता है, इस टावर के टॉप से, इस टावर के टॉप से इमारत के जर को देखा गया है और उसी का एंगल यहाँ बनाया गया है, ठीक है, और ये कितना है मेरे दोस्त, 60 डिग्री है। अब आपको स्पष्ट ये पता होना चाहिए कि अगर ये मेरा 60 है तो कंफर्म ये भी मेरा 60 ही होगा। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मेरे दोस्त हमें ये डिस्टेंस मांगा है, 60 के लिए लंब हमारा √3 होगा, आधार हमारा 1 हो जाएगा। अब √3 का मान अगर 32√3 है तो एक का मान क्या हो जाएगा, एक का मान हमारा 32 हो जाएगा। तो लीजिए मेरे दोस्त, एक का मान आपका 32 हो चुका है, यही इस क्वेश्चन का आंसर। इमारत और टावर के बीच की दूरी 32 होगी, कहीं दिक्कत नहीं है। अब आप इसको देखो, क्या है ये, कह रहा है कि एक अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ एरिया इतना है, अर्धगोले का आयतन क्या होगा। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² होता है, बराबर 108 पाई है। पाई से पाई मेरा चला गया, 3 से 36 बार में कटेगा, आर का मान 6 आएगा। मुझे वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम हो जाएगा 2/3πr³, 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, इससे हो जाएगा 108, सॉरी 3 से काटेंगे ना मेरे दोस्त, तो 72 72 दूनी 144, 144 पाए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 144 पाए हो जाएगा, 144 पाए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक समबाहुभुज का अंतःकोण दिया है। मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए कि अंतःकोण प्लस बहिष्कोण बराबर 180 होता है। अगर अंतःकोण मेरा 168 है तो बहिष्कोण क्या होगा, 180 में 168 हटा दीजिए तो 12 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि 360 डिग्री में अगर एक बहिष्कोण से भाग दे दें तो मेरे दोस्त हमें भुजाओं की संख्या मिलेगा। तो 360 डिग्री में एक बहिष्कोण से भाग दे दे, भुजाओं की संख्या 30 हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे दोस्त आपका 30 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल पे आइए। ये कह रहा है कि बेलन के आधार और ऊंचाई आपस में, बेलन के आधार और ऊंचाई शंकु के आधार और ऊंचाई के बराबर है। इसका मतलब आधार बराबर होने का मतलब दोनों का रेडियस बराबर है, और ऊंचाई बराबर होने का मतलब दोनों का एच बराबर है। कहता है इसके वॉल्यूम का रेशियो बताइए। बेलन का वॉल्यूम हो जाएगा πr²h और शंकु का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3πr²h, ठीक है। रेशियो लेके देखिए 3:1 नजर आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 3:1 हो जाएगा। बेलन और शंकु, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
1 और 3 कहने का तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। 1 और 3 कहने का कोई मतलब कैसे बनता है मेरे दोस्त। बेलन का आयतन चाहिए पहले, शंकु का आयतन चाहिए बाद में। ठीक है, तो हो जाएगा 3:1। आप में से जो भी बना रहे होंगे 3:1 3:1 3:1। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखो अभिजीत यादव, आप जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो मेरे दोस्त इंटरमीडिएट का एक रूल है। आप ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो उसके उस पर हम एक दो क्वेश्चन कल के डिस्कशन में लेकर उसका पूरी तरह से एक्सप्लेन उसको कर देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए आप टेंशन मत लो अभिजीत, डोंट वरी। चलो इसको देखो। एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। बताइए मेरे दोस्त, हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी। अब देखिए, आपको एक बात याद रखना चाहिए, नंबर ऑफ शेक हैंड, नंबर ऑफ शेक हैंड्स। अब शेक हैंड अगर आप निकालिएगा ना, NC2 होता है। जितने लोग हैं उनमें से दो का सिलेक्शन करिए। 20 लोग हैं तो दो का सिलेक्शन कर लीजिए, क्या हो जाएगा 20 × 19 और बटे में 2, फाइनली आ जाएगा 190। फॉर्मूला है n × n−1/2। ठीक है। हालांकि एक सवाल यहाँ पर और मेरे दोस्त पूछता है, और वो है नंबर ऑफ गिफ्ट। मतलब इसी में जैसे कि 20 व्यक्ति था ना, अगर आदान प्रदान ये लोग करते, मेरे दोस्त आने दो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो इतना। ठीक है। अब जैसे दो लोग, अगर दो लोग हाथ मिलाएंगे तो हाथ मिलाने की संख्या एक होगी, लेकिन एक उपहार देंगे और दूसरे से उपहार लेंगे तो उपहार देने की संख्या यानी उपहारों की संख्या क्या होगा, डबल होगा। तो कहते हैं कि हाथ मिलाने की संख्या जो होता है ना, उसका डबल होता है उपहार की संख्या। बस इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, हाथ मिलाने की संख्या NC2 होता है, जबकि उपहारों की संख्या 2 × NC2 होता है। ठीक है, चलिए इस पर आ जाइए। कह रहे एक समकोणीय षष्ठकोण की परिधि इतना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहली बात मेरे दोस्त, समकोणीय समभुज कोणीय कह रहा है, षष्ठकोण छोड़िए ना, सीधा समझिए मेरे दोस्त, ये रेगुलर रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब ये है कि ये अगर ए है तो ये सब का सब ए है। अगर यहाँ से हम बात परिधि की कर लें तो 6a हो जाएगा जो कि 72 है। ए का मान कितना हो जाएगा 12। अगर हम इसकी एरिया लेने चले जाएंगे तो ये क्या होगा 6 × समबाहु का क्षेत्रफल। 6 × समबाहु का क्षेत्रफल। तो मेरे मित्र 6 × समबाहु का क्षेत्रफल होगा √3/4 × भुजा स्क्वायर। ये 4×3=12। फाइनली 18×2 = 36 और 18×18 और 3×21 216 √3। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कहीं से भी समस्या नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्त मेरे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 सब मूल्य वाले 800 शेयर का वार्षिक लाभांश वार्षिक लाभांश ज्ञात करें। यदि प्रति तिमाही का, मेरे दोस्त यदि प्रति तिमाही का जो उसका लाभ दर है वो कितना है, प्रति तिमाही का जो उसका लाभ दर है, वो समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए, तिमाही मतलब समझे। तिमाही मतलब होता है 3 मंथ। अगर 3 महीने का लाभ दर ये है तो 12 महीने का क्या होगा। तो 12 महीना 3 महीने का 4 गुना है, तो मेरे मित्र इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 20% हो जाएगा। समझ रहे हो ना। नहीं तो सीधे सीधे आप कह सकते हो 3 महीने का लाभ दर अगर 5% है तो 12 महीने का लाभ दर क्या हो जाएगा, यहीं से आपको पता चलेगा 20%। ठीक है। अब आप ये देखिए कि एक शेयर का प्राइस कितना है 10। अब एक शेयर का प्राइस अगर 10 रुपये है, जिस पर आपको 20% का प्रॉफिट मिलेगा, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, केवल 2 रुपया। एक शेयर पर अगर 2 रुपये प्रॉफिट होगा
तो 400 शेयर पर कितना प्रॉफिट होगा? 800 प्रॉफिट होगा। यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा कितना होगा? 800 होगा। ठीक है दोस्त मेरे, बड़े आराम से आप कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब इसको मेरे दोस्त हम लास्ट में देखेंगे, पहले आप इन दोनों को देख लीजिए। अरे अभी 4 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आओ देख लेते हैं एक तरफ से ही। ये हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ए बी 78, सी डी 52, यानी कि छोटा हमारा सी डी होगा और ए बी हमारा बड़ा हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्त, ये हमारे पास ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर हम बात ए बी की करें तो ये मेरा 78 है, ये मेरा 78 है, और सी डी की बात करें तो ये मेरा 52 है। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि ए डी का मान 28 है, ये मेरा 28 है। ठीक है, और बी सी का मान हमारा 30 है। हमें चाहिए इसकी एरिया। मेरे दोस्त समलंब चतुर्भुज का ये दोनों पेयर पैरेलल है। ठीक, समलंब का एरिया होता है 1/2, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट। अब आप मेरे दोस्त यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ इसके पैरेलल आप एक लाइन यहाँ से खींच दीजिए, और मेरे दोस्त इसके पैरेलल तो यह है, आपको पता है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, हर बार आइए मत, रटिएगा तो गड़बड़ हो जाइएगा। कैसे? अब पैरेलल साइड दिया है, नॉन पैरेलल साइड दिया है। ठीक है, 1/2। अगर आप पैरेलल साइड देखते हैं तो 52 है और ये 78 है, 52 है और 78 है, और इनटू मेरे दोस्त वॉट। अब इन दोनों को जोड़ेंगे अभी तो हमारा क्या हो जाएगा? 7 5 12 1 13, 130, 130 को काटेंगे 2 से हो जाएगा 65, 65 यानी कि 13 का मल्टीपल। अब 13 का मल्टीपल मेरे दोस्त ये तो नहीं है, 13 का मल्टीपल इसकी बात करें, 13 एकम 13 बच जाएगा 5, ये भी 13 का मल्टीपल नहीं है। 13 एकम 13 बचेंगे कितने? 3। कौन इसमें 13 का मल्टीपल होगा? कोई नहीं। यानी मेरे दोस्त मामला यहाँ पर पेचीदा है, हमें काम करना पड़ेगा, हमें हाइट निकालना पड़ेगा। हाइट कैसे निकलेगा? तो हाइट के लिए मेरे दोस्त पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस आपको चाहिए, हाइट। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालिए, यही हाइट होगा। अब इस हाइट को फाइंड करने के लिए क्या दिमाग लगाना होगा? तो उसके लिए मेरे दोस्त इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से खींच दीजिए, ये इसके पैरेलल। अब आप सोचिए, ये दोनों पहले से पैरेलल था, इसको आप पैरेलल खींच दिए, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम के आमने सामने का साइड बराबर होता है। अगर ये 52 है तो ये भी 52 होगा, अगर ये हमारा 28 है तो ये भी 28 हो जाएगा। कोनो दिक्कत है? नहीं। पूरा 78 जिसमें ये 52 थी, ये मेरा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हमारा हो जाएगा 6 और 7 में 5 गया तो ये मेरा हो जाएगा 26। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं उसको थोड़ा देखना। अब हमें क्या करना है, किसी भी सूरत में इसका एच चाहिए। एच निकालने के लिए पहले आप हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकालिए। मेरे दोस्त एस निकालिएगा, 28 + 30 + 26, 28 + 30 58 और +26 84, 84/2 कितने हो जाएंगे? 41, सॉरी 42। देख लीजिए, 8 6 14 हो जाएगा, और ये 4 3 7 1 8, 84, 84/2 42। अब हीरोन्स फार्मूला का अगर हम प्रयोग करते हैं, ये मेरा 42 हो जाएगा, 42 - 28 14 हो जाएगा, 42 - 30 12 हो जाएगा, 42 - 26 ये मेरे दोस्त हमारे पास कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, चलो देखो अच्छे से। अब यहाँ से 14 तिया 42, 12 तिया 36। अब मेरे दोस्त दिमाग लगाने वाली बात यह है, 16 के लिए 4 आ जाएगा, 14 तिया 42, एक 14 आ जाएगा, और यहाँ से 3 जो आएगा 12 तिया 36, तो एक 6 आ जाएगा। यानी आपका हो गया 24, 24 6 चौको 24, 24 चौको 96, और 24 एकम 24, 24 और 9 कितने हो जाएंगे? 33। ठीक है, ये हो गया हमारे इस त्रिभुज का एरिया। अब जानते हो इसी त्रिभुज का एरिया एक तरीके से और डिफाइन किया जा सकता है। कैसे? 1/2 बेस 26 और हाइट h। ये भी जो एरिया है वो इसी त्रिभुज का है।
इसी त्रिभुज का एरिया आप कितना निकाल चुके हैं? 336। बराबर में आप 336 दे दीजिए। अब मेरे दोस्त यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा 13 हो गया है। h बराबर हो जाएगा 336 और बटे में 13। तो इस प्रकार से हाइट आप इसका निकाल पाए। यही हाइट यहाँ पर पुट करना होगा, 336/13। अब आप देखिए मेरे दोस्त, ये हमारा है 130। 130 को 13 से काटेंगे 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा। फाइनली आप देख पाएंगे ये हमारे पास 6×5 = 30, 15×3 = 18 और 15×1 = 16, यानी 1680 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 1680 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्त मेरे। अरे यार, ये ऑनलाइन पाठशाला कौन है जी? इतना इसके पास दिमाग नहीं है, झूठ मूठ का हमको परेशान कर रहा है। बताइए तो किस प्रकार की पढ़ाई पढ़ रहा है ये लड़का है? आप बताइए कहाँ से यहाँ पर होगा? 1:3 कहाँ से होगा? पहले आप ये बताइए। आप हमें को बता दीजिए, हम भकलोल हैं, हमको समझ में नहीं आता है। अरे पहले बेलन है यार, उसके बाद शंकु है। बेलन का आयतन होता है πr² h और शंकु 1/3 πr²h। अब πr²h से πr²h कट गया, क्या होगा अगला स्टेप? 1:1/3 होगा ना। तो ये वाला 3 यहाँ जाएगा, 3:1 ही ना होगा। तो पहले बेलन की बात किया, उसके बाद शंकु की बात किया है। पहले शंकु बेलन, तब बेलन कहता तो 1:3 होगा। ऐसे भी दिमाग लगाना है कि शंकु बेलन का 1/3 होता है। 1/3 का मतलब ये 3 होगा, तभी ना उसका 1/3 1 होगा। हम कहाँ परेशान कर रहे हो एकदम? एकदम जिद बांधे हुए उस समय से, एक जरा भी एकदम लगता है कि बिल्कुल सेंस नहीं है। मका मूड खराब कर देता है। इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं फिर भी ऐसे करते हो भाई। अरे कोई बात नहीं, होता है, ऐसे ही होता है। मोहब्बत में कभी कभी नोक झोंक तो हो ही जाता है मेरे दोस्त। जिससे प्रेम होता है, नोक झोंक भी उसी से होता है। इतना क्या टेंशन लेना। 18 सेमी और 16 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई इतना है, दोनों वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा? अब आप इसको मेरे दोस्त ऐसे समझिए, ये एक वृत्त है और एक वृत्त मेरे दोस्त और है, एक वृत्त और है। ये लीजिए, उभयनिष्ठ जीवा का मतलब समझते हैं? उभयनिष्ठ जीवा का मतलब होता है, अरे उतना तो अधिकार है ही ना, है कि थोड़ा मोड़ा डांट तो सकते ही है ना। अब देखो, ये हमारा उभयनिष्ठ जीवा हो गया, इसको बोलते हैं कॉमन कोड। ठीक, एक सर्कल का रेडियस 18 है और एक सर्कल का रेडियस 16 है। तो मित्र मेरे, एक का रेडियस हमारा 18 और एक सर्कल का रेडियस कितना है मित्र मेरे? 16। एक मेरा 18 है, एक मेरा 16 है। ठीक है, हमें क्या बोल रहे हैं उसको थोड़ा समझना। एक 18 एक 16 है। दो वृत्तों के उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 19.2 सेमी है। दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा? अब आप मेरे दोस्त यहाँ पर बड़ी प्यार से इसको देखना है और समझना है। ठीक है, याद रखना, इस स्थिति में ऑलवेज आपका कॉमन कॉर्ड यहाँ पर बाइसेक्ट हो जाती है, ऑलवेज बाइसेक्ट हो जाती है। तब तो अगर आपके कॉमन कॉर्ड की लंबाई 19.6 जो है, वो आपका 19.2 जो है 9.6 हो जाएगा, 9.6 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब आपको क्या करना है, यहाँ से x निकाल लेना है, यहाँ से y निकाल लेना है। अगर आप x निकालने जाएंगे तो क्या होगा? 18 का स्क्वायर 324 और माइनस ये मेरे दोस्त 9.6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 18 का स्क्वायर और ये 9.6 का स्क्वायर, तो सॉल्व कर लेना। y निकालने जाओगे तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर और माइनस में 9.6 का स्क्वायर। ठीक, जो भी आएगा x y को जोड़ लेना, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन तो खुद से कर लेना मेरे दोस्त।
एक क्वेश्चन तो कर लेना है। चलो आगे बढ़ो। अरे एमडी नूर लगे तुम छांटने हैं? एमडी नूर लगे छांटने। अरे भाई हम तो वही तो कहे, क्या पूछा तो बताए नहीं। अब इतना भी अधिकार नहीं है कि हम थोड़ा सा डांट सब डपट सके हैं। अब थोड़ा भाई को प्यार से डांट ही दिए, लगे छांटने। एमडी नूर बीच में आके हैं। बताओ तो, अजीब अजीब आदमी है। अब ये मत पूछना कि छांटने का मतलब क्या होता है। चलो इसको ध्यान दो। पी और क्यू ने एक साथ एक काम पूरा किया, क्रमशः इतना और इतने रुपए का भुगतान किया। पी ने पूरे काम को 20 दिनों में किया। तो बताइए सर, उन्होंने साथ मिलकर इस काम को किया हो तो कितना टाइम लग जाएगा। देखो दोस्त मेरे, जब एक साथ काम को कोई फिनिश करता है ना, तो उस स्थिति में जो मजदूरी का रेशियो होता है और जो इफिशियंसी का रेशियो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यानी मजदूरी का अनुपात ही क्षमता का अनुपात हो जाता है। जब पी और क्यू के क्षमता का अनुपात क्या होगा, जो उसके मजदूरी का अनुपात होगा। तो पी की मजदूरी जो है वो 1080 है और क्यू की मजदूरी है 1440। एक जीरो जीरो काट दीजिए। इफिशियंसी क्या होगा, 36 दिया और 36 चौको। ये इफिशियंसी पी का है और इफिशियंसी क्यू का है। ठीक। अब टोटल वर्क अगर हम देखने चले जाएं तो देखिए, पी फिनिश किया है 20 दिन में। पी जिस काम को 3 दिन में करता है, एकदम ध्यान से देखना। पी पी 3 दिन में, पी एक दिन, सॉरी 3 दिन कह रहे हैं, पी एक दिन में 3 काम 20 दिन में खत्म, इसका मतलब काम है 60। अब इसी को पी क्यू मिल के करेगा, करना है 60 काम और 7 इफिशियंसी से। तो 7 × 8 = 56, ये 4/7 हो जाएगा। है? हो गया सी नंबर आंसर। चलो आओ मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब लास्ट सवाल पे आइए और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 6%, चक्रवृद्धि होने की स्थिति में 10,000 रुपए की राशि 3 वर्षों में कितना ब्याज देगा। एक काम कीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो लीजिए। 25, 4% का मतलब क्या है, 1/25, यानी 25 प्रिंसिपल बन जाएगा 26 एक साल में। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, 21। फिर 6% का मतलब होता है 3/50, यानी कि 50 प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, 53। अब आप यहाँ देखिए मेरे दोस्त, ये हमारा क्या होगा, 50 और दूनी, 5 दूनी 10, यानी कि 50 × 20 हो जाएगा हमारा 1000। तो 50 × 20 हमारा 1000। अब मेरे दोस्त ये दोनों मिलकर 1000 25 से गुना करेगा तो 25,000 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी, इधर क्या हो जाएंगे, 26 से कम 26 और 26 दूनी 52, 52 और 2 हो जाएगा 54। ठीक है। अरे 26 देखो, 26 से कम 26, 26 दूनी 52 दो 54, इसको 53 से मल्टीप्लाई करना है। 6 × 18, 4 × 12 1 13 और 5 × 15 1 16, 6 × 5 = 30 और 20 × 3 = 23। ठीक है। और 25 25 और 2 27, यानी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 8, ये 3, 6 3 9, ये हमारा 8, ये हमारा 2। अब यहाँ पर अगर इंटरेस्ट देखने चले जाएंगे तो हो जाएगा 3938। ठीक। ये जो प्रिंसिपल 25,000 है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 10,000। क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000। तो 25,000 का मान अगर 10,000 है तो एक का मान क्या होगा, 10,000 और बटे में 25,000। 3 जीरो चला गया, ये हमारा हो जाएगा 2/5। 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25। तो बस 2/5 यहाँ कर लीजिए। अब 2/5 अगर नहीं करने का मन है तो 2 से गुना ऊपर, 2 से गुना नीचे, नीचे 10 हो जाएगा। 4 से गुना करिए। तो मेरे दोस्त 4 से गुना करने पर क्या होगा, 4 × 8 = 32, 4 × 3 = 12, 12 × 1 = 13 हो जाएगा। सॉरी, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 15 हो जाएगा। और 4 × 9 = 36, 36 और 1 = 37 होगा। 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 15 होगा। नीचे 10 है, एक अंक पहले डेसिमल मार दो, 1575.2, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है दोस्त मेरे, अभी हमारा 9:57 हो रहा है। ठीक 10:15 पर हम
नवीन कुमार सिंह चैनल पर लाइव होने वाले हैं, केवल 20 क्वेश्चन लेकर के, है ना, जो कि रेलवे और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लास है। तो आप में से किन्हीं की इच्छा होगा तो आप भी उसको देख सकते हैं, आपके लिए भी वो हेल्पफुल रहेगा, है ना। 10:15 पर। थैंक यू वेरी मच। 6% का मतलब होता है 6/100, यानी कि 3/50। मतलब 50 प्रिंसिपल 3 ब्याज के साथ 53 हो जाएगा, 50 प्रिंसिपल 3 ब्याज के साथ 53 हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। 10:15 पर नवीन कुमार सिंह चैनल पर हमारी एक क्लास होगी रेलवे और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से।